Hey guys, welcome to PM पाठशाला. Let's discuss about guys today's environment section. Hopefully आपने बाकी सारे सेशंस को अच्छे से सुना होगा और आपने एंजॉय किया होगा और होपफुली आपको सारे याद भी हो गए होंगे. आज इन्वायरमेंट में गाइस हम देखेंगे ओजोन होल रिकवरी के बारे में. ठीक है, क्यों न्यूज़ में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव और अपने GS3 के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देखो वाई इट इज़ इन द न्यूज़, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बैक्ड ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट आती है 2022 की, जिसमें ये लिखा होता है कि ओजोन लेयर अभी रिकवरी के ट्रैक में है विद इन डिकेड्स, क्योंकि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फेज्ड आउट हो रहे हैं. ठीक है, अब और समझते हैं रिपोर्ट में और क्या बातें आई हैं. तो रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि जितने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के जो लेवल है 2022 के, वो वापस से वैसे ही ऑब्जर्व किया जा रहा है 1980 बिफोर ओजोन डिप्लीशन वॉज सिग्निफिकेंट. ठीक है, जब ओजोन डिप्लीट हो रही थी ना, उससे पहले 1980 से पहले और 2022 का जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो हाईलाइट करा गया है. तो दिस स्लो, हालांकि धीरे धीरे हो रहा है बट स्टेडी प्रोग्रेस है, और पास्ट 3 डिकेड्स में हम डेफिनेटली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी अचीव कर लेंगे. तो जो पेस है हमारा रिडक्शन का ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का अंटार्कटिका में, इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ लार्ज ओजोन होल इन स्प्रिंग, वो भी स्लोअर हो रहा है, ऐसा बताया है रिपोर्ट में. समझने की बात यह है, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल. सबसे पहले ओजोन होल और डिप्लीशन के बारे में जानने से पहले हम ओजोन को समझते हैं. ओजोन का मतलब है हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल, जो कि 3 ऑक्सीजन एटम से बना होता है. एंड यू नो द फॉर्मूला ऑल्सो. प्राइमरली आपके एटमॉस्फेयर के अपर एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो गुड ओजोन होती है, जो आपको लिविंग बींग्स को बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. ठीक है, एक ग्राउंड लेवल पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, वो बैड ओजोन होती है, ध्यान रखना. वो आपको वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स और सेंसिटिव वेजिटेटिव इश्यूज दे सकती है, इकोसिस्टम पे भी आपका इम्पैक्ट डाल सकती है. दिस इज अबाउट द ओजोन. नाउ अंडरस्टैंड ओजोन डिप्लीशन विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 1980s में डिस्कवर होती है. 15 मोस्ट अबेंडेंट जो लॉन्ग लिव क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंटेनिंग केमिकल्स हैं, उन्होंने पोलर ओजोन को कॉज किया. ओजोन होल उससे धीरे धीरे फॉर्मेशन में आया. फिर इससे कहा जाता है इट हैपन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या है, बेसिकली ये फॉर्म होते हैं हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स में, बहुत ही लो टेम्परेचर में, और 2 तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को. ये पहला तरीका क्या होता है, ये सरफेस उनको मिलता है जिसकी वजह से ना ये क्लोरीन को कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्टिव ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म्स में. या दूसरा तरीका होता है नाइट्रोजन कंपाउंड को रिमूव कर देते हैं और वो ना डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट डालता है क्लोरीन पे. तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स कि एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होती हैं वो कैसे कैसे बनती हैं. अब अगर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का हो जाएगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, ओजोन को डिप्लीट करेगा. इसीलिए पोलर आर्कटिक वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, मतलब डिप्लीशन का तरीका होता है. तो फर्स्ट ये 2011 में नोटिस करा गया, आर्कटिक में होल देखा गया, अकस ड्यूरिंग स्प्रिंग बेसिकली. तो आर्कटिक जो आपका वॉर्टेक्स है ये कोल्ड एयर को प्रिवेंट करता था एस्केप होने से रीजन में. अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ओजोन का बढ़ता चला गया हाई रीजन में, तो सारी चीज़ें जो उसका एक्चुअल फंक्शन था वो ख़त्म होने लग गया. अब कॉज एंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, उसका कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है. पहला स्टेप क्या होता है गाइस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि जो आपके रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशन से निकल कर आ रहा होता है वो आपके ओजोन लेयर तक पहुँचता है. ठीक है, पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप है कि जो आपका CFC है फर्दर ब्रेक डाउन होगा सन के अल्ट्रावायलेट रेज में, और वो क्लोरीन एटम्स को ओजोन लेयर में रिलीज़ करेगा. ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें जो एक्टिव क्लोरीन होगी वो फर्दर ब्रेक डाउन होगी ओजोन मॉलिक्यूल्स में, और वो धीरे धीरे ओजोन को लेयर को डिप्लीट करती जाएगी. चौथा क्या होगा, अब डायरेक्ट क्योंकि रेज आना है छेद होने शुरू हो जाएंगे, तो सारी की सारी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ पे आएगी और अल्टीमेटली इंसान की स्किन और बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इम्पैक्ट डालेगी. ठीक है, और थ्रेटन करेगी ह्यूमन हेल्थ को भी. अंटार्कटिक होल क्या होता है, ये अगस्त एंड डिसम्बर लेट नवंबर में डेवलप हुआ. पहला 1985 में आया. फ्रोजन जो क्रिस्टल्स थे उन्होंने मेकअप करा और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाए और एक सर्फेस तैयार करा फॉर द रिएक्शन दैट इज़ फ्री क्लोरीन एटम्स अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर. दैट इज़ कॉल्ड दी योर अंटार्कटिक होल. कि वहाँ पर कैसे होल क्रिएट होने लग गए, जब फ्री क्लोरीन एटम्स रिएक्ट करने लग जाते हैं अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फेरिक से, तब यहाँ पर ऐसे क्रिस्टल शुरू हो जाता है. अब जो ये ओजोन रिकवरी असेसमेंट की रिपोर्ट थी 2022 की, इसको सबसे पहले देखो कंबाइंड एफर्ट से रिलीज़ किया जाता है.
आपके पेपर में आ सकता है ना कि ओजोन रिकवरी असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है। तो ध्यान रखना WMO, UNEP, NOAA, नासा, यूरोपियन कमीशन ये मिल के करते हैं। इसकी की फाइंडिंग्स में ये बात की गई है जो एटमॉस्फेरिक अबेंडेंस है दोनों टोटल ट्रोपोस्फेरिक क्लोरीन का, टोटल ट्रोपोस्फेरिक ब्रोमाइन का फ्रॉम लॉन्ग लिव ओडियस कंटिन्यू टू डिक्लाइन होती जा रही है। ये भी पता चल रहा है कि जो डिक्लाइन है ओडियस इमिशंस का वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो कंप्लायंस थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स के, अवॉइड करना ग्लोबल वार्मिंग को अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1 डिग्री से मिड सेंचुरी तक वो करा जा रहा है, सजेस्ट करा जा रहा है कि वो भी करें। और ये भी है कि भाई थिकनेस जो है ओजोन लेयर की रिटर्न हो 1980 वाली वैल्यू में, 2066 तक कह रहे हैं अंटार्कटिका में, और वापस सब जगह पर ये वैल्यू की जाएगी। चैलेंजेस पढ़ने से पहले एक टर्म समझ लो, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन क्या होता है, जिसको हम SAI भी कहते हैं। ये एक तरह का ना गाइस सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है। इसमें करा क्या जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ना पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं ताकि ये सनलाइट पे रिफ्लेक्ट ना हो, विच वुड रिफ्लेक्ट सनलाइट, और ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर पेपर में से रिलेटेड कुछ आए तो आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। अच्छा, की चैलेंजेस जो बताए जा रहे हैं रिपोर्ट में वो ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट, यानी कि जो गैप ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मॉनिटर किया जा रहा है, तो CFC 11-12 जो आपके थे वो अनरिपोर्टेड इमिशंस अभी भी नज़र आ रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इमिशंस भी कई जगह पर दिख रहा है। ठीक है, मॉनिटर करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग क्या इशू है, डिस्पैरिटी है ओजोन रिकवरी में, क्योंकि देखो अपर एटमॉस्फेरिक तो रिकवर प्रॉपरली हो रहा है बट इट्स नॉट द केस विद द लोअर और मिडिल स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, तो दिस इज़ द कंसर्न फॉर अस, है ना। उसके अलावा किगाली एग्रीमेंट याद रखना टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 तक, तो इसमें क्या क्या था, ये सब सारे के सारे किससे रिलेटेड है कि आपको CFC कम करना है और ओजोन लेयर को बचाना है। फिर जो रीजनल एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग में गैप आ जाता है, जियो इंजीनियरिंग टेक्निक का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो सब है। स्टेप्स में गाइस क्या करना है, वियना कन्वेंशन बिल्कुल आपको याद रखना है, 1985 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 क्या याद रखना है। इन दोनों ही इनिशिएटिव में ये क्या किया जा रहा था कि ओजोन लेयर को रिपेयर करना है, वर्ल्ड वाइड रिडक्शन, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करना है। ओजोन फंड भी तैयार किया गया था 1990 में। इसका काम यही था कि क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना था, मल्टीलेटरल फंड की हमें ज़रूरत थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना था ताकि वो भी फेज आउट कर पाए। फिर किगाली एग्रीमेंट आया टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका एम भी यही था, भाई फेज डाउन करना है हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स को ताकि इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन कट हो, क्योंकि हमें HFC को रिप्लेसमेंट करके हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में यूज़ करा, लेकिन दे आर वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो विद द किगाली एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो गया अगेंस्ट होम, अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम एलिमिनेट करें इमिशंस को, मिथाइल ब्रोमाइड को, है ना। सेकेंड ये है कि एंथ्रोपोजेनिक N2O जो एमिशंस हैं उसको बहुत कम करने की ज़रूरत है, नाइट्रिक ऑक्साइड का हम कम करें। इमिशन जो आपका एंथ्रोपोजेनिक है वो शॉर्ट लिव्ड है, डोमिनेटेड बाय डाइक्लोरोमीथेन। फ्यूचर इमिशंस कम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो कि अगर हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ ओजोन डिप्लीशन को नहीं अरेस्ट करना, बल्कि हमें बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना है। जो इंटरकनेक्शन है ओजोन डिप्लीशन और क्लाइमेट चेंज का, उसको सही ढंग से पढ़ के एक प्रोएक्टिव और कलेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सेस से काम करेंगे तो ही हम ओजोन डिप्लीशन को कम्प्लीटली बचा पाएंगे और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले समझो क्लाउड फॉरेस्ट होता क्या है। देखो, एक ऐसा एरिया जिसमें कि फॉरेस्ट कवर 10% से ज़्यादा हो और फॉग भी 70% से ज़्यादा हो, तो ऐसे एरिया को हम क्लाउड फॉरेस्ट कहते हैं। अगर आप देखो तो ये ज़्यादातर आपको एरिया मिलेगा कहाँ, तो कह रहा है जब एवरेज जो आपका सी लेवल है, जब वो 1500 से 300 के ऊपर वाला जो लेवल होता है वहाँ पर आपको क्लाउड फॉरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को क्या मिलेगा, शॉर्टर ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉसेस एंड फर्न्स। ब्लैंकेटेड इन डेंस ग्राउंड, आपके डेंस ग्राउंड लेवल क्लाउड्स पे मिलते हैं। ये कूलर एंड वेटर देन अदर फॉरेस्ट है क्या, अगर कंपेयर करोगे ना दूसरे फॉरेस्ट से तो ये ज़्यादा कूलर और वेटर होते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, एक नई रिपोर्ट आई जिसमें ये लिखा हुआ था क्लाउड फॉरेस्ट असेट फाइनेंसिंग का वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सोल्यूशन करके एक रिपोर्ट आई। ध्यान रखना इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, रिलीज़ कौन करता है, अर्थ सिक्योरिटी। अर्थ सिक्योरिटी क्या है, एक नेचर बेस्ड असेट मैनेजमेंट एडवाइजरी फर्म है। अब समझते हैं क्लाउड फॉरेस्ट होता क्या है। देखो, क्लाउड फॉरेस्ट में सजेस्ट करते हुए बता रहा है कि एक बॉन्ड है एज पर द रिपोर्ट, पार्ट ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, और ये फिनेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने क्लाउड फॉरेस्ट को। क्लाउड फॉरेस्ट एक तरह का माउंटेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है
जनरली आपको रिवर हेड स्ट्रीम्स में मिलता है और आपको क्लाउड्स में फाउंड होता है। ये फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादातर आपको स्टोरेज जो एक क्लीन वाटर की तरह काम करते हैं कम्युनिटीज़, इंडस्ट्री और हाइड्रो प्लांट्स के लिए। मेजॉरिटी जो है क्लाउड फॉरेस्ट की डेट इज़ 90% ये डेवलपिंग कंट्री में मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में, और डिस्प्रपोर्शनेट ये क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट भी डालते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड बनाने का देखो फ़ायदा क्या होगा। एक तो रिसोर्स मोनेटाइज होगा, ठीक है, हम ग्रीन इकॉनमी की तरफ बढ़ पाएंगे, हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर पाएंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएंगे, हम लो इनकम कंट्रीज़ को आगे अल्टरनेट क्लाइमेट फाइनेंसिंग दे पाएंगे। तो ये इसके बॉन्ड बनाने के फ़ायदे हैं। लेकिन हमें समझना यह है कि क्लाउड फॉरेस्ट 25 इनिशिएटिव क्या है, हम CF25 इनिशिएटिव किसे बोलते हैं। देखो CF25 इनिशिएटिव का मतलब है, क्योंकि ना इकोनॉमिक ग्रोथ जब अनसस्टेनेबल मॉडल से जाए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हो रहे हो, तो इन सबसे क्या होता है, ये सब आपको क्या आइडिया दे रही है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का भी ध्यान रखना है। तो ई और ई को, यानी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को सही ढंग से चलाने के लिए व्हाट वी नीड CF25। तो एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है ताकि सारी कंट्रीज़ साथ में आए, क्रेडिटर्स आएँ, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस आएँ और इसको एक कंसोलिडेट करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म देखोगे तो इसमें देखा जाएगा, पहले एक आता है वाटर पेमेंट से रिलेटेड, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना है पेमेंट्स इकोसिस्टम सर्विसेज का फ्रॉम वाटर यूजर्स, जैसे हाइड्रो पावर डैम्स हैं जो कि नेशनल स्केल पे काम कर पाएँ, नेशनल नॉर्म्स और कंप्लाइंसेस की तरफ काम कर पाएँ। सेकेंड इसमें आता है सॉवरेन कार्बन। सॉवरेन कार्बन का मतलब क्या है, जो आप फॉरेस्ट कार्बन को फिनेंस करोगे सॉवरेन और सब सॉवरेन जुरिडिक्शन स्केल्स में, उनको, यानी कि लोलैंड आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर आप ये सारा का सारा आपके सॉवरेन होगा। फॉर दी रिपोर्ट जो है क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड जो है इशू करना ज़रूरी है। क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका मेन पर्पज़ ये होगा क्लाउड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि आप कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू और क्लाउड फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी बचा पाओ। नेचर बेस्ड सोल्यूशन याद है ना आपको, एक रिपोर्ट ही थी ये तो उसके बारे में। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशंस क्या है, ये बेसिकली एक एक्शन लेते हैं प्रोटेक्ट करने का, सस्टेनेबली मैनेज करने का, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का, ह्यूमन वेलबींग को समझने का, बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करने का, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हेल्थ, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी के इश्यूज़ को डील करने के लिए बनाया गया है। अब NBS का ट्रैकिंग सिस्टम कैसे टैकल करता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। नेचर बेस्ड सोल्यूशन किस किस पे काम करता है ये दे रखा है, ठीक है। इसमें IUCN ग्रांट मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन कैसे कैसे मदद कर रहा है। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है लो इनकम कंट्रीज़ को सपोर्ट करने का और इकोसिस्टम को बचाने का, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, और ये भी रियलाइज़ करने का कि हम कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल पर चल पा रहे हैं, ठीक है, ताकि डेवलप कंट्रीज़ क्या करें, फिनेंस करें प्राइवेट सेक्टर की मदद से क्लाइमेट मिटिगेशन में, अडेप्टेशन एक्टिविटीज़ जो आपकी लो इनकम कंट्रीज़ कर पाएँ। तो दिस इज़ अबाउट दिस। तो जब भी आप CBDR लिखो ना, उसमें आप नेचर बेस्ड सोल्यूशंस का ये वाला पॉइंट भी ज़रूर डालना, तो इट मेक्स योर आंसर मोर गुड, है ना, हेल्दी एक आंसर अच्छा बन जाएगा। फॉर द नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।